तारीख थी 11 अगस्त 2017, मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला, जहां की फिजाओं में उस दिन एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी। यहां एक कॉलेज में बीएससी की फाइनल ईयर की छात्रा थी साक्षी। साक्षी पढ़ने में बेहद होशियार थी और अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुन रही थी। और उसी कॉलेज में उसके साथ पढ़ता था मोनू। दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और देखते ही देखते ये प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली। और उस दिन बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थी, सावन का महीना था और प्रकृति अपनी पूरी लय में थी। मोनू और साक्षी ने तय किया कि वो कहीं बाहर वक्त बिताएंगे, लेकिन सवाल वही था कि आखिर कहां जाएं। साक्षी अपनी चाची के यहां रहकर पढ़ाई करती थी। घर से निकलते वक्त उसने अपनी चाची से कहा कि चाची, आज कॉलेज में काम ज्यादा है, शायद मुझे लौटने में देर हो जाए और इसीलिए आप मेरा इंतजार मत करना, मैं अपने आप आ जाऊंगी। चाची को उस वक्त रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उनकी लाडली जिस कॉलेज की बात कर रही है वहां से वो कभी वापस नहीं आएगी। मोनू और साक्षी होटल जाने से डर रहे थे। उन्हें डर था कि वहां आईडी मांगी जाएगी, मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा और अगर कल को बात घर तक पहुंचेगी तो समाज क्या कहेगा और कितनी बदनामी होगी। और इसी बदनामी के डर और सामाजिक लोप लाज ने उन्हें उस तरफ मोड़ दिया जहां साक्षात मौत उनका इंतजार कर रही थी। झंझन देवी का वो खौफनाक और घना जंगल, यह फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी और सबसे गलत फैसला साबित होने वाला था, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। झंझन देवी का जंगल अपनी सघनता और सन्नाटे के लिए मशहूर है। दोपहर का वक्त था, सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। मोनू और साक्षी एक एकांत जगह ढूंढकर बैठ गए। वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, पुरानी यादें ताजा कर रहे थे और भविष्य के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस वीराने में उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन उनकी ये सोच बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली थी। कुछ ही दूरी पर झाड़ियों के पीछे एक शख्स दुबका हुआ था, जिसकी आंखों में हवस और चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान थी। उसका नाम था देवेंद्र राय। देवेंद्र उस इलाके के एक राइस फार्म हाउस मालिक राकेश गिरी गोस्वामी का नौकर था। देवेंद्र काफी देर तक छुपकर उन्हें देखता रहा। जब उसने देखा कि वो दोनों बेहद करीब आ चुके हैं और आपस में बातचीत में मशगूल हैं, तो उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। वो वहां से चुपचाप निकला और सीधे अपने मालिक राकेश गिरी के पास जा पहुंचा और उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि मालिक, जंगल में एक शिकार फंसा है, एक लड़का और एक लड़की आपत्तिजनक हालत में है, चलकर देखते हैं क्या माजरा है। राकेश गिरी, जो खुद एक अपराधी प्रवृत्ति का इंसान था, उसने बिना देर किए अपना डंडा उठाया, एक कुल्हाड़ी पकड़ी और अपनी जेब में 2 कंडोम के पैकेट रखे। ये 2 कंडोम इस बात का पक्का सबूत थे कि उन दोनों के इरादे सिर्फ डराने धमकाने या नैतिक शिक्षा देने के लिए नहीं थे, बल्कि उनके मन में कुछ और ही काला पक रहा था। वो दरिंदा अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए पूरी तैयारी के साथ उस पवित्र प्रेम को कलंकित करने निकल पड़ा था। जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए 2 शिकारी अपने शिकार की तरफ बढ़ रहे थे। उधर मोनू और साक्षी दुनिया से बेखबर एक दूसरे में खोए हुए थे। शुरुआत में दोनों सिर्फ बातचीत कर रहे थे, लेकिन फिर वो एक दूसरे के करीब आ गए और इसी बीच राकेश गिरी और देवेंद्र वहां पहुंच गए। अचानक सन्नाटा टूटा और राकेश गिरी ने अपनी पूरी ताकत से मोनू के सिर पर डंडे से जोरदार वार किया। मोनू को संभलने का एक पल भी मौका नहीं मिला और वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। साक्षी बुरी तरह चीख पड़ी। उसकी आंखों के सामने उसका प्यार तड़प रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन देवेंद्र ने उसे अपनी मजबूत पकड़ में दबोच लिया। राकेश ने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी दिखाते हुए उसे धमकाया कि अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो जिस तरह से इस लड़के का सिर फोड़ा है वैसे ही तेरा गला उतार दूंगा। और इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत के नाम पर एक ऐसा कलंक था जिसे कभी धोया नहीं जा सकता। उन दोनों दरिंदों ने उस बेबस लड़की के साथ बारी बारी से दरिंदगी की। मोनू को जब हल्का सा होश आया तो उसने अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को लुटते देखा। वो विरोध करना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन उसके हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे और सिर से बहता खून उसकी जान खींच रहा था। उन दरिंदों पर साक्षी के रोने, गिड़गिड़ाने और रहम की भीख मांगने का कोई असर नहीं हुआ। वे दोनों दरिंदे किसी भी हद तक गिरने को तैयार थे और उस शांत जंगल में एक मासूम की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। जब उन दरिंदों की हवस शांत हुई तो उन्हें डर सताने लगा कि अगर ये दोनों जिंदा बच गए तो पुलिस उन्हें नहीं छोड़ेगी। साक्षी और मोनू की हालत ऐसी थी कि वे शायद ही खुद उठ पाते, लेकिन दरिंदों के मन में पक रहा डर उन्हें और भी क्रूर बना रहा था। राकेश ने तुरंत देवेंद्र से कहा कि जा फार्म हाउस से वो जहर की शीशी लेकर आ। देवेंद्र भाग कर गया और सल्फास जैसा घातक जहर लेकर आया। उन दोनों प्रेमियों को जबरदस्ती वो जानलेवा जहर पानी में घोलकर पिला दिया गया और इसके बाद वो कातिल वहीं बैठकर तसल्ली से मौत का तमाशा देखने लगे। वो तब तक वहां से नहीं हिले जब तक मोनू और साक्षी की आखिरी हिचकी शांत नहीं हो गई और उनके शरीर पूरी तरह से बेजान नहीं हो गया। जब उन्हें यकीन हो गया कि दोनों मर चुके हैं तो उन्होंने उनके पास से पहचान की हर चीज मिटाने की कोशिश की। उन्होंने उनके मोबाइल, पर्स और अन्य जरूरी सामान उठा लिए ताकि पुलिस को उनकी शिनाख्त करने में
में दिक्कत हो। उन्हें लगा कि इस घने जंगल में उनकी ये करतूत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। उन्होंने लाशों को वहीं झाड़ियों में छोड़ दिया और बड़ी ही बेशर्मी से साथ वहां से चले गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाम हुई, रात बीती, लेकिन ना साक्षी लौटी और ना ही मोनू। दोनों के परिवार बुरी तरह परेशान थे। साक्षी के चाचा और चाची ने शहर भर में उसे तलाशा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मोनू का भी कहीं पता नहीं चल रहा था। जब दोनों परिवारों को एक दूसरे के गायब होने की खबर मिली तो उनके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। उन्हें लगा शायद दोनों अलग अलग जाति के होने की वजह से घर से भाग गए हैं और इसी सामाजिक बदनामी के डर से किसी ने भी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं कराई। उन्हें डर था कि अगर पुलिस केस हुआ तो समाज में उनकी थू थू होगी। 14 दिनों तक वो दोनों परिवार एक अनजाने खौफ और उम्मीद के बीच झूलते रहे। उन्हें लग रहा था कि शायद बच्चे किसी दिन लौट आएंगे या कहीं से कोई फोन आएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके लाडले अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी लाशों को जंगली जानवर नोच रहे हैं। कुदरत का अपना ही इंसाफ होता है और वो इस जघन्य अपराध को छुपा रहने देना नहीं चाहती। 25 अगस्त 2017 की सुबह एक किसान अपने वफादार कुत्ते के साथ झंझन देवी के जंगल के किनारे से गुजर रहा था। अचानक उसके कुत्ते ने झाड़ियों में कुछ संदिग्ध सूंघा और अजीब तरह से भौंकने लगा। कुत्ता भागकर झाड़ियों के अंदर चला गया और जब वापस आया तो उसके मुंह से एक सड़ा गला इंसानी हाथ था। किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दृश्य इतना विभत्स था कि किसान का जी मिचलाने लगा। उसने तुरंत गांव के प्रधान और पुलिस को इत्तला दी। देखते ही देखते खबर आग की तरफ फैल गई। जब पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे तो वहां का नजारा किसी को भी दहला देने के लिए काफी था। करीब 200 मीटर के दायरे में इंसानी हड्डियां और शरीर के अवशेष बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बहुत ही क्रूरता के साथ यहां खेल खेला हो। पुलिस ने हर एक हड्डी को इकट्ठा करना शुरू किया। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने पाया कि ये एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग लोगों के अवशेष हैं। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इन कंकालों की शिनाख्त करना। छानबीन के दौरान पुलिस को कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्होंने जांच को दिशा दी। झाड़ियों के पीछे से एक कॉलेज बैग मिला जिसके अंदर बीएससी की किताबें थी। थोड़ी दूर पर एक जोड़ी सैंडल और खून से सने कपड़े मिले। एक हाथ की हड्डी में एक ब्रेसलेट फंसा हुआ था। जब यह खबर अखबारों और टीवी पर चली तो मोनू और साक्षी के घर वाले भी वहां पहुंच गए। सामान देखते ही साक्षी की चाची फपक फपक कर रोने लगी। सैंडल और बैग साक्षी का ही था। वही ब्रेसलेट से मोनू के घर वालों ने अपने बेटे की पहचान की। अब यह तो साफ हो गया था कि मरने वाले साक्षी और मोनू ही हैं, लेकिन सवाल अब भी वही था कि आखिर कातिल कौन है? क्या यह आत्महत्या थी या हत्या? शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद दोनों ने जहर खाकर जान दे दी है, क्योंकि पास में जहर की शीशी मिली थी। लेकिन पुलिस के मन में एक शक था, अगर यह खुदकुशी थी तो उनके मोबाइल और पर्स कहां गए और वो 2 इस्तेमाल किए हुए कंडोम वहां क्या कर रहे थे? फॉरेंसिक टीम की बारीकी नजर ने उन 2 कंडोम को एक बड़े सबूत के रूप में देखा। पुलिस ने उन्हें बहुत ही सावधानी से सुरक्षित किया और डीएनए जांच के लिए लैब भेज दिया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना था कि यहां कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है। पुलिस ने इलाके के मोबाइल टावर्स का डंप डेटा निकाला और सर्विलांस पर काम करना शुरू किया। गायब हुए मोबाइल फोनों में से एक फोन अचानक एक्टिव हुआ। पुलिस ने फौरन उस नंबर को ट्रैक किया और वो फोन पास के ही एक गांव में कामता कुशवाहा नाम के युवक के पास मिला। जब पुलिस ने उसे घेरा तो वो डर से कांपने लगा। उसने बताया कि साहब, मैंने कुछ नहीं किया, ये फोन मुझे मेरे दोस्त देवेंद्र राय ने दिया। देवेंद्र का नाम सामने आते ही पुलिस के कान खड़े हो गए, क्योंकि देवेंद्र उसी जंगल के पास वाले फार्म हाउस में काम करता था। पुलिस ने देवेंद्र को उठाया। शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने कहा कि उसने सिर्फ लाशों के पास से मोबाइल चोरी किया है और उसे हत्या के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई बरती तो उसके बयान लड़खड़ाने लगे। पुलिस ने देवेंद्र और उसके मालिक राकेश गिरी गोस्वामी के डीएनए सैंपल लिए और उन्हें सागर की फॉरेंसिक लैब भेजा गया ताकि कंडोम से मिले नमूनों से मिलान किया जा सके। कुछ दिनों बाद जब रिपोर्ट आई तो पुलिस की थ्योरी एकदम सही साबित हुई। कंडोम पर मिला डीएनए राकेश गिरी और देवेंद्र के डीएनए से मैच कर गया। ये इस बात का पुख्ता वैज्ञानिक सबूत था कि हत्या से पहले दरिंदगी हुई थी और इन दोनों का ही हाथ इस वारदात में था। और इसके बाद दरिंदों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरी कहानी पुलिस के सामने उगल दी। यह मामला जब अदालत पहुंचा तो आरोपियों के वकीलों ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन डीएनए रिपोर्ट और मोबाइल की बरामदगी ने उनके हर तर्क को काट दिया। साक्षी के चाचा चाची और मोनू के माता पिता की आंखों में सिर्फ इंसाफ की उम्मीद थी। सरकारी वकील ने दलील दी कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, जहां रक्षक ही भक्षक बन गए और 2 मासूमों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। सालों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई और गवाहों के बयानों के बाद 30 दिसंबर 2023 को छतरपुर की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों दोषियों राकेश गिरी गोस्वामी और देवेंद्र राय को उनके इस जघन्य घृणित अपराध के दोहरे रवैये के लिए
लिए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया है कि समाज में ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है जो दूसरों की मजबूरी और एकांत का फायदा उठाकर उनकी जान लेते फिरें। दोस्तों, मोनू और साक्षी के सुनहरे सपने और उनके परिवारों की खुशियां उस झंझन देवी के जंगल की मिट्टी में हमेशा के लिए दफन हो गई। उनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने समाज और लोक लाज के डर से एक ऐसी असुरक्षित जगह को अपना ठिकाना बनाया जहां भेड़िए घात लगाकर बैठे थे। यह घटना हमें सिखाती है कि चाहे जो भी हो जाए, कभी भी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। लोक लाज से बड़ी इंसान की जान होती है। आज वो दोनों आरोपी जेल के काल कोठरी में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, लेकिन जो 2 घर उजड़ गए उनकी भरपाई कोई सजा नहीं कर सकती। साक्षी की पढ़ाई और मोनू का कैरियर सब एक पल में खत्म हो गया। आज भी जब लोग उस जंगल से गुजरते हैं तो उन्हें उन 2 मासूमों की चीखें याद आती हैं। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी भी भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आप सभी को सचेत करना है। हम अक्सर छोटे छोटे डर की वजह से बड़े खतरे मोल ले लेते हैं। साक्षी और मोनू ने बदनामी से बचने के लिए जंगल का रास्ता चुना, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां मौत उनका इंतजार कर रही है। पुलिस और कानून ने अपना काम किया, पर हम सबको भी अपने आसपास के माहौल के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ ऐसा दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए कि बच्चे अपनी बातें उनसे साझा कर सकें और डर के साए में गलत कदम न उठाएं। आज के इस दौर में जहां दरिंदगी की खबरें रोज आती हैं, वहां सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। आप सभी से विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक और सच्ची और रोंगटे खड़े करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून के शिकंजे से कभी नहीं बच सकता। फिलहाल नमस्कार।